तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड क्या होता है? रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स। डिविडेंड क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिविडेंड इज होता है रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या होता है? या तो डिविडेंड मिले या तो शेयर प्राइस बढ़ जाए, वहां से वो अपनी बाइंग एंड सेलिंग करके पैसे कमा ले। तो अगर डिविडेंड नहीं मिल रहे, शेयर प्राइस बढ़ नहीं रही, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो डिविडेंड होता है रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। जो उनकी रिस्क टेकिंग होती है उसका रिटर्न होता है या उसका रिवॉर्ड होता है। अब डिविडेंड देना, लेना, देना है नहीं देना है, इसको हम एक मैकेनिज्म से पढ़ते हैं, डिविडेंड पॉलिसी। या एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कंपनी के प्लान्स होते हैं, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इस पॉलिसी में क्या होता है? सारे वो पैरामीटर्स देखे जाते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी के पास बच जाता है। सही है। हाउ ऑफन एंड विच फॉर्म डिविडेंड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी एक मतलब अच्छा सवाल है कि भाई डिविडेंड्स जो है आप साल में एक दफा दोगे, साल में चार दफा दोगे, क्वार्टरली दोगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती हैं, बिकॉज आपके पास कैश अवेलेबल है नहीं है। फ्यूचर प्रेजेंट कैश फ्लोज को देख के ही आप ये सारे डिसीजंस लेते हो, या आपने ग्रोथ या एक्सपेंशन प्लान्स को देख के ही ये सारे डिसीजंस लेते हो। अब डिविडेंड्स जो होते हैं वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स जो हमने कॉमन पढ़े हैं, या तो कैश डिविडेंड होता है, कैश डिविडेंड होता है। एक होता है स्टॉक डिविडेंड। जब फर्म के पास पैसे नहीं होता, वो क्या करता है? बोनस इशू कर देता है, या इस तरीके से इशू कर देता है, स्टॉक इशू कर देता है। या जो थर्ड तरीका होता है उसको कहते हैं स्टॉक रीपरचेज। स्टॉक रीपरचेज, जब वो मार्केट से अपने स्टॉक को रीपरचेज कर लेता है ना, तो उसके स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको सेल ऑफ करके अपना रिटर्न मेंटेन कर लेते हैं। खैर, ये चीजें हो गई, यहाँ तक कोई मसला नहीं है कि भाई प्रॉफिट हो गया, हमने डिसाइड कर लिया ये देना है, ये चीज तो क्लियर हो गई। बट डिविडेंड्स ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टर्स ने बोल दिया भाई डिविडेंड दे दो और कल शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके अकाउंट्स पब्लिक में होते हैं, तो उनको स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। भाई इसमें कुछ डेट्स होती हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जरूरी है। मतलब अगर थ्योरेटिकल सवाल आता है या कोई लॉजिकल सवाल आता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा सा डिफर कर सकूं या कोई बात आगे पीछे हो जाए, तो आप इतने स्मार्ट हैं कि आप उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। डिक्लेरेशन डेट क्या होती है? भाई डिक्लेरेशन डेट वो डेट होती है जब हम डिसाइड कर लेते हैं और अनाउंस कर लेते हैं कि भाई अब हम डिविडेंड्स देंगे, या बेसिकली अनाउंस एंड अप्रूव डिविडेंड। जिस डेट को होते हैं उस डेट को कहते हैं डिक्लेरेशन डेट। और जाहिर है ये सीक्वेंस में सबसे पहली डेट है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज 1 जनवरी। 1 जनवरी को मैंने डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दिया। दूसरी आती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स ओन करता हूँ ना, तो इट मस्ट बी कि मेरा नाम उनकी बुक्स में हो, या उनकी बुक्स में अगर मेरा नाम होगा तो मैं डिविडेंड क्वालिफाई कर सकता हूँ। अगर उनकी बुक्स में मेरा नाम नहीं है तो मैं डिविडेंड्स को क्वालिफाई नहीं कर सकता। और ये आप 1 जनवरी की बात है, तो ये 5 जन की बात हो सकती है। तो इसमें कोई खास मसला नहीं है। और जो रिकॉर्ड डेट होती है और जो विद डिविडेंड डेट होती है ना, उसमें यूजुअली कोई 3-4 दिन का फर्क होता है। तो मैं इसको कट ऑफ डेट को या विद डिविडेंड डेट को 10th जनवरी कह लेता हूँ। अब विद डिविडेंड डेट या कट ऑफ डेट में क्या होता है? ये मतलब टर्निंग पॉइंट होता है। एक इन्वेस्टर के लिए, एक शेयर होल्डर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है।
जिसको हम एक स्पॉट डेट कहते हैं। स्पॉट डेट का मतलब क्या है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई विद डिविडेंड डेट से पहले ही आ जाओ, या विद डिविडेंड डेट से पहले ही इस कंपनी में एंटर कर जाओ और अब रिकॉर्ड डेट में एंटर हो जाओ, ताकि आपको डिविडेंड मिल सके जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। या अगर आप चाह रहे हो कि आप स्टॉक्स को सेल करो, आप चाहते हो कि शेयर्स को आप बेचो, तो शेयर्स को बेचना भी है ना, तो विद डिविडेंड डेट या कट ऑफ डेट के बाद ही बेचना, ताकि आप डिविडेंड्स को क्वालिफाई कर लो। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करें, ये स्क्रीनशॉट लें, उसके नोट्स बनाएं और खुद थोड़ा सा रिसर्च कर लें। ठीक है, डिक्लेरेशन की बात हो गई, रिकॉर्ड डेट की बात हो गई, विद डिविडेंड डेट की बात हो गई, कट ऑफ डेट, यानी ये टर्निंग पॉइंट होता है। या तो बेच भी रहे हो या सेल भी मतलब सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो इस डेट के बाद सेल करो, अगर परचेज कर रहे हो तो इस डेट के पहले परचेज कर लो। और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, मतलब ये वो डेट होती है जब कंपनी अपने अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट से डिविडेंड को पे ऑफ कर लेती है। तो जब वो अपने अकाउंट से ये कैश विड्रॉ करके डिविडेंड्स बेच देते हैं रेलेवेंट प्लेसेस के, तो वो अपने अकाउंट्स में तो ये सारी चीजें कर लेते हैं, बट जो एक्चुअली जो डिविडेंड पे होता है वो 1 या 2 दिन उसके बाद होता है। तो वो डेट हमारी होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फाइनल रिसिप्ट्स ऑफ डिविडेंड। तो 2 दिन का बात है ना, तो मतलब ये 10th जैन हो गया, ये 15th हो गया, तो ये 17th जैन हो गया। अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि भाई स्पॉट डेट विद डिविडेंड डेट या कट ऑफ डेट कब होती है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड्स को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, डिविडेंड्स देना है नहीं देना। वो सारे फैक्टर्स मैं इसमें लिख दूंगा, क्योंकि वो जनरल फैक्टर्स हैं। आपको बताना मैं एज इन लाइक जरूरी नहीं समझ रहा, बट इफ यू नो इट्स गुड। सही है, सवाल पढ़ते हैं। एक्स वाई जी कॉरपोरेशन है, मार्केट वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, जितनी भी इसमें वैल्यूज होंगी वो सारी मार्केट वैल्यूज ही होंगी। 500 शेयर्स हैं इसके, अभी जो मार्केट में बिक रहा है वो 40 रुपीज का बिक रहा है। शेयर होल्डर्स चाह रहे हैं कि वो 2 रुपीज पर शेयर का एक डिविडेंड दें, या 1000 रुपीज वर्थ का रीपरचेज कर लें। या तो कैश डिविडेंड दे दें या तो स्टॉक रीपरचेज कर लें। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, नई बात नहीं है आप लोग के लिए। सही। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये गिवन है इसने। 3000 का कैश है, डेट 15,000 रुपये का है, फिक्स्ड एसेट 27,000 रुपये के हैं, और इक्विटी हमारी है 18,000 की। व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर अंडर ईच ऑल्टरनेटिव। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जैसे मैंने पिछली वीडियो यानी उसमें बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। तो कैश हमारा पहला एसेट है, उसकी वैल्यू क्या है, हाँ, कैश कहाँ लिखा है, 3000। और फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है मेरे 27,000। सही है भाई। टोटल एसेट्स हो गए ये मेरे 30,000, 30,000। जब मेरे टोटल एसेट्स मर्ज हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा पिज्जा कंप्लीट हो गया, मेरा पिज्जा तैयार हो गया। टोटल एसेट्स से यही था ना। अब उस पिज्जा के मैं कितने भी पीसेस करूं तो उसका एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जाहिर है एसेट मेरा 30,000 का है, तो मेरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी 30,000 का ही होगा। अंडरस्टूड सी बात है। और इसमें इसने मुझे बोल दिया आपका डेट है सर, डेट है मेरा
15,000 रुपये। जब मेरा डेट 15,000 रुपये है, ठीक है, सही है। फिक्स्ड एसेट 27,000, डेट 15,000 रुपये का है, एंड इक्विटी इज 18,000। इक्विटी इज 18,000। 18,000। तो आई थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। तो मैं क्या करता हूँ, इक्विटी को ना काट के 15,000 कर लेता हूँ, ताकि मेरी बैलेंस शीट तो बैलेंस हो जाए। मैंने थोड़ा ठेका लिया है तो उसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। तो ये अब मेरी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। तो क्वेश्चंस में इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो ये मेरी बैलेंस शीट हो गई। अब 2 पर शेयर देना है। मैं पहले डिविडेंड कलेक्ट कर लेता हूँ पार्ट ए में। 2 रुपए दूंगा मैं हर, और 500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, 1000। यानी ये डिविडेंड है, एंड आई एम यूजिंग कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड। अब कैश डिविडेंड के लिए मुझे नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो मैं वो बना लेता हूँ। कैश मेरा था 3000, तो मैं 3 - 1 कर दूंगा, तो अब मेरा कैश अवेलेबल हो जाएगा 2000, जैसे ऊपर हमने देखा था। फिक्स्ड एसेट्स थे मेरे 27,000 के। फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हो जाएगा 29,000। 29,000। आई गेस यहाँ तो कोई मसला नहीं। डेट में कोई चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि डेट तो लाइबिलिटी है। तो डेट इज 15,000। और इक्विटी मेरा 29,000 है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरी ये अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 14,000 आएगी। अब इन दोनों को सम अप करेंगे तो मेरी वैल्यू बैलेंस शीट बराबर होगी। व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर अंडर ईच ऑल्टरनेटिव डिविडेंड। अब ये कैश डिविडेंड है। क्या है, कैश डिविडेंड है। प्राइस पर शेयर कैसे निकालते हैं, प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर, टोटल कॉमन इक्विटी कितनी है मेरी, 14,000 अभी मैंने निकाली। 14,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे, 500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 500 ही है ना, बिल्कुल सर 500 है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 14,000 डिवाइडेड बाय 500। एक शेयर मेरा आ रहा है रुपीस या डॉलर, पहले डॉलर यूज किया ना तो डॉलर ही कर लेता हूँ। $28 पर शेयर। ये था जब मैंने कैश डिविडेंड दिया था। अब मैं स्टॉक डिविडेंड की बात करता हूँ। स्टॉक डिविडेंड की बात करता हूँ। चाहे स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड तो नहीं है, स्टॉक रीपरचेज है। स्टॉक रीपरचेज, देखो ये अंडरस्टूड सी बात है, चाहे आप कैश डिविडेंड दो या स्टॉक रीपरचेज करो, आपको 1000 का कैश आउटफ्लो तो करना पड़ेगा। तो पहले मेरा जो कैश था वो 3000 था। या तो यहाँ पे इसने सवाल में इसने बोला ना कि कहाँ गया, व्हाट विल बी द प्राइस। या तो आप 1000 के वर्थ के डिविडेंड्स यानी स्टॉक को रीपरचेज करो, या 2 पर शेयर वाला ऑप्शन लो। पहला वाला ऑप्शन तो कर लिया, अब 1000 का रीपरचेज करना है। तो कैश तो 2000 रहेगा, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स आएंगे 27,000 के। ये हो जाएगा 29,000 एज इट इज। डेट एज इट इज सेम रहेगा, 15,000।
डेट 15,000 एंड इक्विटी विल बी 14,000, क्योंकि 1,000 की इक्विटी हमने परचेज करी। और ये भी 29,000। अब ये जो इक्विटी कम हुई है ना, वो हम देख लेते हैं। अब उसने बोला वर्थ 1,000 के आपको इक्विटी परचेज करनी है। वर्थ 1,000 के आपको इक्विटी परचेज करनी है, और शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? 40 प्राइस है। तो 1,000 को हम डिवाइड करेंगे 40 से। 1,000 डिवाइडेड बाय 40, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 25। सही है। अब 25 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1,000 अमाउंट बन जाएगा। तो जब हमने स्टॉक रीपरचेज किया ना, अब हम प्राइस देखेंगे क्या है। अब हम देखेंगे प्राइस क्या है। इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 14,000। प्राइस पर शेयर 14,000 है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 475। ऑलरेडी मेरे शेयर 500 थे, 25 मैंने रीच पर वो कर लिए, 475 ये मेरी अमाउंट आ गई। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 475, तो ये मेरी वैल्यू कुछ बन रही है 29.47 या। तो प्राइस पर शेयर मेरी इंक्रीज करी है। पहले देखो ना, 28 आ रही थी, अब 29.47 हो गई। तो अब हम देखते हैं प्राइस पर शेयर, ये तो हमने कर लिया। इफ द टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म्स आर 25,500 a year, find the earnings per share under each alternative। अर्निंग्स पर शेयर, टोटल अर्निंग्स एंड फाइंड ईपीएस निकालना है, वही वाला पिछली वीडियो वाला वापस आ गया हमारे पास। भाई ईपीएस कैसे निकालते हैं? अर्निंग्स पर शेयर, टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं? कैश डिविडेंड एंड स्टॉक रीपरचेज, स्टॉक रीपरचेज। अब इसमें भी मेरी अर्निंग कितनी है? 20। इसमें भी मेरी अर्निंग कितनी है? 2,500। लेकिन इसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500। इसमें मेरी अर्निंग कितनी है? 2,500। बट इसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 475। अभी हमने ऊपर देखा, ये भाई मेरा क्या है? ईपीएस, सीबीएम वाला ईपीएस। तो इसका आएगा प्राइस 5 रुपीज पर शेयर आएगा। अब उसका तो ज्यादा आना चाहिए, 2,500, 475। ये आ रहा है 5.25 रुपये, 5.26 पर शेयर। तो भाई ईपीएस भी दोनों ऑप्शन से निकाल लिया आपके सामने। जब स्टॉक रीपरचेज करा तो 25 शेयर हमने रीपरचेज कर लिए, बट अर्निंग्स तो सेम ही है ना। फाइंड द प्राइस अर्निंग रेशियो अंडर ईच ऑल्टरनेटिव। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, वो भी हम पहले कर चुके हैं। पार्ट सी, P/E रेशियो कैसे निकलती है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। दोनों केसेस में देखते हैं। कैश डिविडेंड सीडी लिख रहा हूँ, और एसआर स्टॉक रीपरचेज। यार मार्केट प्राइस तो दोनों में सेम है, ये निकाल रहा हूँ पीई रेशियो। पीई रेशियो, मार्केट प्राइस दोनों में 40 है,
मार्केट प्राइस क्या है? 40 है। करंटली ट्रेडिंग एट 40 पर शेयर। मार्केट प्राइस हम खुद से चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कितनी है? 5 है, और इसकी अर्निंग पर शेयर है 5.26। तो पीई रेशो मेरे हिसाब से इसका ज़्यादा आना चाहिए, 8 पर शेयर। एंड 40 डिवाइडेड बाय, सर, 40 डिवाइडेड बाय 5.26, $7.6 पर शेयर। इफ कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप वीडियो पॉज करें, चेक करें और मुझे कमेंट करें या मैसेज करके बता दें, कोई मसला नहीं। जल्दबाजी में रात को रिकॉर्ड करने में से कैलकुलेशंस एरर हो जाते हैं, बट आई गेस आपको ये भी क्लियर होगा, डिविडेंड पॉलिसी भी क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें, इसका सवाल भी हमने किया। बट आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, आपको बैलेंस शीट बना के ही काम करना है। इफ़ यू डू नॉट मेक बैलेंस शीट यू विल गेट कंफ्यूज एंड आप पेपर में रायता फैला देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, अब मैं कुछ रीजंस यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ जो डिविडेंड्स की जो पेमेंट होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि ये मैंने यूट्यूब से देखा था, बट इसको बोलते हैं PAS, पेस्ट लेस, लेस GCC। अब P क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। पहले ऑर्डनरी को देना है। P से क्या होता है? प्रीफरेंस होता है कि पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देना है, सही है। और ए का मतलब क्या होता है? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एस का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, का आपकी अर्निंग स्टेबल है या नहीं है। टी का मतलब क्या है भाई? टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? अगर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो डिविडेंड कम मिलेगा, कम टैक्स लग रहा है तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। और एल का मतलब क्या है? खैर वैसे तो मतलब लीगल रिस्ट्रिक्शंस ही है यहाँ पे तो। और अर्निंग्स क्या है? मतलब ई से रिप्रेजेंट होता है अर्निंग्स, कितना प्रॉफिट कमाया, अर्निंग्स कितनी है। एस से होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है या एक सर्टेन अमाउंट से ग्रो कर रहा है। और स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है, या स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, वहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर या जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और उस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कैश फ्लो पोजीशंस कैसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी आई गेस ये भी आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बस सपोर्ट कर दीजिए।